देखें, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगर एक मैसेज एक सेल में ट्रांसफर हो रहा है और वो नर्व इम्पल्स के जरिए हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन अगर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन। और ये जो चैप्टर में है, इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब देखें, अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या होती है, तो सिंपली मैं इसको इस तरह से अगर कहूँ, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अब ये सेल इस सेल को मैसेज दे, कोई केमिकल सिक्रीट करके इसको मैसेज दे रहा है, यानी इस सेल से इस सेल में जो मैसेज जा रहा है वो किसके जरिए जा रहा है? केमिकल के जरिए जा रहा है। तो अब इस कोऑर्डिनेशन को, जो इन दो सेल्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन हो रही है, इस कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो चलें देख लेते हैं कि आपकी बुक केमिकल कोऑर्डिनेशन को किस तरह से जो है वो इंट्रोड्यूस करा रही है। तो सबसे पहले तो आपकी बुक में है कि एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन द नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जैसे जैसे लिविंग, और फिर आपको पता है पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मजीद कॉम्प्लेक्स होते चले गए। अब जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए, तो उनमें एक चीज ये भी थी कि उनके आपस में, बॉडी के पार्ट्स को क्या करना था आपस में? बॉडी के पार्ट्स को, उनके सेल्स को आपस में क्या करना था? कोऑर्डिनेट करना था। कैसे? मिसाल के तौर पे, अब ये हमारा पेनक्रियाज है, ये हमारा पेनक्रियाज है, और ये हमारे मसल्स के सेल हैं। अब क्या है कि अब हमारे मसल्स के सेल को ग्लूकोज चाहिए, हमारे मसल के सेल को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो अब ये जो पेनक्रियाज के सेल हैं, ये सिक्रीट करेंगे केमिकल इंसुलिन, और ये इंसुलिन ग्लूकोज को आपके मसल्स के सेल में पहुंचाने में हेल्प करेगा। मतलब आप ये देख लो कि यहाँ पर एक एक्टिविटीज ऑफ सेल्स जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, यानी इसको ग्लूकोज चाहिए, तो वो ग्लूकोज जो इसकी बॉडी में जाएगी, उस ग्लूकोज किसको ले जाने में कौन हेल्प करेगा? इंसुलिन। और इंसुलिन कौन सिक्रीट करेगा? पेनक्रियाज के सेल। मतलब बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो उनका सर्वाइवल जो है वो क्या हो जाएगा? खतरे में हो जाएगा। बहुत सारे जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे अगर वो कोऑर्डिनेट ना करें। तो मतलब एवोल्यूशन एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन, जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए हैं, तो उसमें उसमें उस एवोल्यूशन के साथ उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी? कि उनके सेल्स आपस में क्या करें? कोऑर्डिनेट करें। तो सेल्स जो कोऑर्डिनेट करेंगे वो किसके जरिए करते हैं? ज़्यादातर केमिकल्स के जरिए कोऑर्डिनेट करते हैं। अब कहता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज क्रूशियल टू कंट्रोल मूवमेंट। अब सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है वो किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस के लिए ज़रूरी है। अब मैं एक एक की आपको मिसाल देता जाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे देखें, जब आपके मसल्स को ब्रेन से मैसेज आता है, जो आपको ब्रेन से मैसेज आता है वो तो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। सही है ना? नर्वस कोऑर्डिनेशन के जरिए ब्रेन से मैसेज आता है। लेकिन आपके मसल्स को जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो एक केमिकल के जरिए ट्रांसफर होता है, जिसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन। जिसको हम क्या कहते हैं? एसिटाइलकोलिन। और ये एसिटाइलकोलिन जब आपके मसल्स तक पहुंचता है तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। तो मतलब ये एसिटाइलकोलिन एक केमिकल है, एक केमिकल है जो एक सेल यानी न्यूरॉन्स है, किसमें जा रहा है? मसल्स की तरफ जा रहा है। तो ये जो है वो, ये एक तरीके की कोऑर्डिनेशन है, और ये एक तरीके की सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, जो किस चीज़ में हेल्प कर रही है? मूवमेंट में। यानी न्यूरॉन का सेल और मसल्स के सेल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं केमिकल के जरिए, और वो केमिकल क्या है? एसिटाइलकोलिन, जो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। तो ये तो बात हो गई मूवमेंट की। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। अब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या, के जो सेल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं? ग्रोथ हार्मोन। क्या रिलीज करते हैं? ग्रोथ हार्मोन।
और ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के सेल्स की जो है वो ग्रोथ में क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो मतलब इस ग्रोथ के अंदर भी सेल टू सेल कम्युनिकेशन में केमिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवरी के अंदर जो एग सेल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, उनमें जो एग होते हैं सेल्स, उनको मेच्योर करने में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब सेल टू सेल जो ये कम्युनिकेशन है ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रही है। एंड मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस कैसे, जब आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो इंसुलिन सिक्रीट होती है, और इंसुलिन ग्लूकोज को लेके जाती है मसल्स की तरफ, लिवर की तरफ लेके जाती है, तो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है ये, होम्योस्टेसिस में। तो मतलब ये क्या हम कहने का यहाँ पर क्या है कि ये जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है और स्पेशली जो हार्मोन्स के जरिए हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे है वो मैं आपको बता चुका। ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे ग्रोथ के अंदर हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, बता चुका। रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और होम्योस्टेसिस में मतलब चीज़ों को बैलेंस रखने में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा मैनी डिफरेंट मैकेनिज्म हैव इवोल्व्ड बाय विच सेल विद इन ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स। यानी डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके जरिए सेल एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब उन मैकेनिज्म के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, सर्टेन केमिकल्स आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन आर, यानी इसमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इस कम्युनिकेशन में। इन केमिकल्स में एक तो हो गए न्यूरो, और आपको पता है कि न्यूरो क्या होते हैं। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है, या एक न्यूरॉन जब किसी और सेल से कम्युनिकेट करता है, तो वो किसके जरिए करता है, वो कम्युनिकेट करता है न्यूरो ट्रांसमीटर के जरिए। तो न्यूरो ट्रांसमीटर के जरिए जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम क्या कहेंगे, वो भी एक जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और जो केमिकल हैं जिनको हम कहते हैं फेरोमोन्स। अब ये जो फेरोमोन्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, फेरोमोन्स भी जो हैं वो आर केमिकल्स सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनिज्म इन माइन्यूट अमाउंट। यानी ये भी ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करते हैं, और कितने अमाउंट में, ज़्यादा नहीं, बहुत माइन्यूट अमाउंट में सिक्रीट करते हैं। अभी माइन्यूट अमाउंट में सिक्रीट करते हैं, क्यों सिक्रीट करते हैं, टू स्टिमुलेट पर्टिकुलर रिएक्शन फ्रॉम another organism of same species। अब इसकी मैं कुछ आपको फेरोमोन्स की जो है वो मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे एंड जो होती है, चींटी जो होती है, जो एंट है, जब वो क्या कहते हैं डैमेज हो जाती है, कोई पार्ट उसका टूट जाता है, तो उसके अंदर से कुछ केमिकल सिक्रीट होता है। जब वो मतलब कोई इंजर्ड हो जाए तो क्या होता है, इसमें से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, दूसरी एंड्स को, उसकी स्मेल से दूसरी एंड्स जो है वो इसकी तरफ आ जाती हैं। दूसरी एंड क्या आती हैं, इसकी तरफ आती हैं, ताकि वो इसकी क्या कर सके, मदद कर सके। यानी ये जो फेरोमोन सिक्रीट कर रही है, ये क्यों सिक्रीट कर रही है, स्पेसिफिक किस्म का ये स्टिमुलस है जो दूसरे इसी की स्पीशीज के जो दूसरे हैं उनको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ताकि इसको जो है वो क्या कर सकें, ये मक्खियां जो है वो रेस्क्यू कर सकें। तो ये जो सिक्रीट हो रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, फेरोमोन्स कहेंगे। फेरोमोन्स की एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फेरोमोन्स जो हैं वो बाज़ाफ़ा जो कुछ मेल एनिमल्स जो होते हैं उनमें से भी उनसे भी सिक्रीट होता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी फेरोमोन्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं फेरोमोन्स की आपको एग्जांपल दूं, तो जो क्या कहते हैं, मदर होती है, कुछ जानवर होते हैं जैसे रैबिट हो गया, रैबिट की जो मदर है उसमें से कुछ फेरोमोन्स रिलीज होंगे, तो उसके बच्चे उन फेरोमोन्स की स्मेल को सूंघ कर जो है वो उसकी स्मेल को सूंघ कर अपनी मदर के पास आ जाएंगे। तो ये भी एक तरीके की केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो फेरोमोन्स के जरिए होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो किसके जरिए है, वो है हार्मोन्स के जरिए। और हमने डिटेल में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, वो पढ़नी है हमने जो हार्मोन्स के जरिए होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, हार्मोन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखें जो हार्मोन है ग्रीक वर्ड है, हार्मोन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्साइट। किसी भी रिएक्शन को या किसी भी प्रोसेस को एक्साइट करता है, इस वजह से इसको ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है,
एक्साइट है। तो हार्मोन की अगर हम बात करें तो हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर दैट इज सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी जो हार्मोन है ये क्या है, केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू से सिक्रीट होता है, जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी जो हार्मोन सिक्रीट होता है कहाँ से सिक्रीट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम। और हार्मोन की बात ये होती है कि जब वो ट्रांसपोर्ट होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो किसके जरिए ट्रांसफर होगा, ब्लड के जरिए। यानी एक सेल से जो दूसरे सेल में जाएगा वो ब्लड के जरिए जाएगा। हार्मोन के बारे में एक बात याद, तीन चीजें आपने याद रखना है। एक तो हार्मोन केमिकल मैसेंजर है, दूसरा हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये केमिकल केमिकल मैसेंजर है, दूसरा सिक्रीट याद रखना है कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है, इसको सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड है उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी बात याद रखनी है कि हमेशा हार्मोन एक सेल से जो दूसरे सेल की तरफ जाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ जाएगा, वो किसके जरिए जाएगा, वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए जाता है, यानी ब्लड के जरिए इसकी ट्रांसफर होती है। जबकि जो फेरोमोन्स होते हैं, जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, उनकी ब्लड के जरिए नहीं होती। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन दूसरे केमिकल मैसेंजर से किस तरह से डिफरेंट है, तो ये बात हो गई कि ये ब्लड के जरिए जाता है। अच्छा, हार्मोन में रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट ओनली सर्टेन टाइप ऑफ सेल द टारगेट सेल आर इक्विप्ड टू रिस्पॉन्स। यानी कहता है कि हार्मोन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं आप इसकी मिसाल ये दूं कि ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से क्या रिलीज हुआ, इंसुलिन रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ, इंसुलिन। अब ये इंसुलिन ब्लड के जरिए हर जगह जाएगा, आपकी किडनी की तरफ भी चला जाएगा या आपके स्टमक की तरफ भी चला जाएगा, सही है। लेकिन क्या होगा कि इसको जो रिस्पॉन्स देगा वो कौन देगा, इसको रिस्पॉन्स देगा, एक तो आपके लिवर के सेल रिस्पॉन्स देंगे इसको, और दूसरा इसको जो रिस्पॉन्स देगा वो कौन देगा, आपके मसल्स के सेल। क्योंकि वो इक्विप्ड हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं रिस्पॉन्स के लिए। उन पर क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। इंसुलिन के क्या लगे हुए हैं, इन पर रिसेप्टर लगे हैं, यानी इक्विप्ड हैं ये किसके जरिए, इंसुलिन के रिसेप्टर्स के जरिए। अब क्या होगा, जब इंसुलिन जाएगा, अब इसके पास भी इंसुलिन गया लेकिन ये सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देंगे, इसके पास गया ये भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन ये सेल रिस्पॉन्स देंगे। क्यों ये सेल रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि इनके पास रिसेप्टर लगे हुए हैं और ये ग्लूकोज को क्या करेंगे, ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे। तो मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि हार्मोन्स में रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी जब हार्मोन सीक्रेट होते हैं किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से, जब हार्मोन सीक्रेट होंगे वो आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स की तरफ जाएंगे, लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ कौन देगा, उनको टारगेट से। यानी उन हार्मोन्स के जिन पर रिसेप्टर्स लगे होंगे, जो हार्मोन इक्विप्ड होंगे किसके जरिए, रिसेप्टर्स के जरिए, सिर्फ वही 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 जो है वो क्या देते हैं, वही रिस्पॉन्स देते हैं। इसके अलावा given hormone traveling in bloodstream elicit मतलब trigger specific response to form selected to from selected targeted cell while other cell type ignore the particular hormone। अभी वही वाली बात हो गई कि जब हार्मोन जो है वो ट्रेवल करेगा ब्लड स्ट्रीम में पूरी बॉडी में, तो वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा, लेकिन सब में ट्रिगर नहीं करेगा। वो सिर्फ उनमें ही ट्रिगर करेगा जिन पर क्या लगे हुए हैं, उसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इंसुलिन के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं लिवर पर, और किस पर लगे हुए हैं, मसल्स के सेल पर। तो इसको ये जो ट्रिगर करेगा एक रिएक्शन, वो लिवर के सेल में करेगा और मसल्स के सेल में करेगा। ग्लूकोज को इंसुलिन को दे दिया और मसल्स के सेल को दे दिया। और दूसरी चीज जो हो गई इसमें, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इन दोनों को जो है वो ट्रिगर करेगा। इसके अलावा जो दूसरे हैं, मिसाल के तौर पे स्टमक और इस तरह की दूसरी जगह हैं जो हैं, वो इसको जो है वो इतना ज़्यादा जो है इसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो यही रिस्पॉन्स देंगे मसल्स और जो है वो लिवर से। अब आगे आ जाते हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। यानी हार्मोन की केमिकल नेचर क्या है, हार्मोन कौन से केमिकल्स के बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लिपिड्स के बने हुए होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, या आरएनए के बने हुए होते हैं। अभी हमने देखना है हार्मोन जो है वो किस केमिकल के बने हुए होते हैं। हार्मोन्स की केमिकल नेचर क्या है, केमिकल that function as hormone must exhibit two basic characteristics।
यानी वो केमिकल्स जो हार्मोन के तौर पर काम करेंगे, यानी वो केमिकल जिन्होंने हार्मोन के तौर पे काम करना है, उनमें दो बुनियादी खसूसियात होनी चाहिए। पहली तो यह है कि फर्स्ट दे मस्ट बी सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स, इनको कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, थोड़ा पेचीदा होना चाहिए। सही बात है, डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करवाते हैं, जितने पेचीदा रिएक्शन कराते हैं, तो इनकी भी स्ट्रक्चर थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। क्यों कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए? टू कन्वे रेगुलर इंफॉर्मेशन टू दियर टारगेट सेल, ताकि थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो टारगेट अपने सेल्स को जो है वो कंटिन्यू इंफॉर्मेशन क्या करते रहें, ट्रांसफर करते रहें। यानी इंसुलिन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपने जिस तरह इंसुलिन की स्ट्रक्चर देखिए कितनी चेन से मिलकर बनता है, इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं, और जाकर जो है वो अपने टारगेट सेल को कंटिन्यू जिन्होंने क्या देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। अगर वो सिंपल होंगे तो वो उस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, अपने टारगेट सेल के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। सेकंड ये होना चाहिए कि हार्मोन मस्ट बी एडिक्वेटली स्टेबल टू रिसीव destruction prior to reaching their target cell। अच्छा, कहता है कि जो हार्मोन्स होते हैं उनको क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर को क्या होनी चाहिए, हार्मोन भी एडिक्वेटली स्टेबल, उनको बहुत स्टेबल होना चाहिए टू रेजिस्ट, ताकि वो किसको रेजिस्ट कर सकें, टू रेजिस्ट डिस्ट्रक्शन प्रायर टू टू रीचिंग दियर टारगेट सेल। ऐसा ना हो कि वो अपने टारगेट सेल पर पहुंचने से पहले ही जो है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस वजह से इनको जो है वो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। क्यों स्टेबल होना चाहिए? ताकि वो रेजिस्ट कर सकें अपने टारगेट सेल से पहले, जो है वो उससे डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कोई मतलब इस तरह से ना हो कोई केमिकल बॉडी का हो या कोई दूसरी चीजें उनको डिस्ट्रॉय कर दें। तो उनको इतना जो है वो स्टेबल होना चाहिए कि उनकी स्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि अनस्टेबल हो। तो मतलब क्या हुआ कि अब हम यहाँ पर याद रखेंगे कि हर तमाम हार्मोन्स में जो भी केमिकल हार्मोन के तौर पर काम करें, तो उनको एक तो क्या होना चाहिए, सफिशेंटली कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एक बात तो ये याद रखोगे, और दूसरा क्या याद रखोगे, एडिक्वेटली स्टेबल होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स क्यों होना चाहिए? ताकि अपने फंक्शन इंफॉर्मेशन को रेगुलरली टारगेट सेल से पहले तक पहुंचाते रहें। और स्टेबल क्यों होना चाहिए? ताकि टारगेट सेल से पहुंचने से पहले पहले ये डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये थोड़ा सा केमिकल नेचर की दो। अब देर देर थ्री प्राइमरी केमिकल कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स आर, यानी तीन प्राइमरी जो कैटेगरीज हैं हार्मोन्स की। एक तो हार्मोन वो होते हैं जिनको हम कहते हैं पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। एक हार्मोन की कैटेगरी हो गई पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। दूसरी कैटेगरी हो गई अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। और तीसरी कैटेगरी कौन सी हो गई, स्टेरॉइड हार्मोन। तो इन तीन कैटेगरी को हम वन बाय वन जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। अब सिंपली क्या हो गया, ऐसे हार्मोन जो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं उनको हम कहेंगे पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। और कितने अमाइनो एसिड, रेंजिंग फ्रॉम फ्यू टू ओवर 100 अमाइनो एसिड। यानी ये जो हार्मोन है कुछ अमाइनो एसिड से भी मिलकर बन सकते हैं, 4-5 फ्यू भी हो सकते हैं, और 100 अमाइनो एसिड से या मोर देन 100 अमाइनो एसिड से भी मिलकर बन सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन कौन से हार्मोन है, शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड की जो छोटी चेन से बने हुए होते हैं, ये छोटी सी चेन के बने हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे पेप्टाइड हार्मोन। और पेप्टाइड जो हार्मोन्स होते हैं, अगर हम उनकी एग्जाम्पल देखें तो एंटी डायरोटिक हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये बेसिकली जो है वो शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड की जो है वो एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड की कैसी चेन होती है, ये अमाइनो एसिड की ऐसे लॉन्ग चेन होती है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी एग्जाम्पल है। इंसुलिन भी जो है वो प्रोटीन हार्मोन के अंदर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। यानी ये अमाइनो एसिड के तो नहीं बने हुए होते, लेकिन इन हार्मोन्स को जो ड्राइव होते हैं ये अमाइनो एसिड से नहीं बनते, लेकिन अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। यानी प्योर अमाइनो एसिड नहीं है इसमें, अमाइनो एसिड की मॉडिफाइड जो है वो क्या है, ये फॉर्म है। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन क्या हो गया, आर ग्रुप ऑफ हार्मोन that are synthesized through enzymatic modification of
स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, कुछ मखसूस अमाइनो एसिड होते हैं जब वो एंजाइमेटिकली मॉडिफाई हो जाते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो इसकी ग्रुप में जो इंक्लूड है, सबसे पहले इस ग्रुप के अंदर जो इंक्लूड है वो है बायोजेनिक अमाइंस, में जो एग्जांपल दी हुई है बायोजेनिक अमाइन की जो है वो एग्जांपल दी हुई है। तो दीज हार्मोन्स ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये जो है वो बायोजेनिक जो अमाइंस होते हैं ये किससे ड्राइव्ड होते हैं, ये अमाइनो एसिड से। और इसमें स्पेशली कौन से अमाइनो एसिड से ये ड्राइव होते हैं, जिस अमाइनो एसिड से जो है ये ड्राइव होते हैं तो हम कह रहे हैं टायरोसिन। टायरोसिन से जो है वो क्या होते हैं, ये ड्राइव होते हैं बायोजेनिक अमाइन। गिव राइज टू हार्मोन्स लाइक, अभी ये टायरोसिन जो है ये इसमें से कौन कौन से मतलब हार्मोन बन सकते हैं, तो इनके अंदर यानी ये जो बायोजेनिक अमाइन है के बारे में याद रखना है कि ये कौन से अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं, ज़्यादातर टायरोसिन से। और ये जो टायरोसिन है इसके अंदर कौन कौन से जो है वो हार्मोन्स आ जाते हैं, उसमें एक हार्मोन की कैटेगरी आ जाती है जिसको हम कहते हैं कैटी कैटिकोल अमाइंस। कैटिकोल अमीनीज जो है वो कैटिकोल अमीनीज जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कैटिकोल अमीनीज में आ जाएगा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों जो है वो किस में आ जाती हैं, ये दोनों हार्मोन आ जाएंगे जो है वो कैटिकोलामाइंस में। और कैटिकोलामाइंस जो है वो किससे बनते हैं, टायरोसिन से बनते हैं। और अक्सर जो टायरोसिन से जो हार्मोन्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बायोजेनिक अमाइंस। इसके अलावा इसकी और एग्जाम्पल्स में आपके पास आ जाता है, जो बायोजेनिक अमाइंस की एग्जाम्पल में आ जाते हैं, थायराइड हार्मोन भी जो है वो बायोजेनिक अमाइंस की एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। इसमें आ जाता है ट्राईथायराइडिन, थायरोक्सिन, ये सभी इसी के अंदर आ जाएंगे, सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। कौन सिक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा जो है ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफोन भी एक अमाइनो एसिड है। और इससे जो है वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, मेलाटोनिन जो कि पिनल ग्लैंड हमारा सिक्रीट करता है, सीरोटोनिन जो कि एक न्यूरो है, ये इससे जो है वो ये वाले हार्मोन्स बनते हैं। तो अब यहाँ पर अगर बात करें, तो पहले तो मैंने आपसे बात की कि यहाँ पर जो है वो अ, जो ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जो हार्मोन्स हैं, इसमें एक ग्रुप मैंने बताया आपको क्या है, बायोजेनिक अमाइन। अब बायोजेनिक अमाइन जो है, बायोजेनिक अमाइन, तो बायोजेनिक अमाइंस में क्या क्या आ गया है, बायोजेनिक अमाइंस के अंदर आ गया एक तो जो है वो आपके पास कौन सा वाला, कैटिको अमाइन। कैटिकोलामाइंस में कौन कौन से आ गया, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आ गया इसमें। फिर दूसरा इसके अंदर आ गए थायराइड हार्मोन, थायरो ट्राईथायरोक्सिन T3 T4, ये इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे कौन से वाले हार्मोन, इसमें आ जाएंगे मेलाटोनिन, यहाँ पर जो है वो मेलाटोनिन आ जाएंगे। मेलाटोनिन जो है वो बेसिकली कहाँ से सिक्रीट होते हैं, मेलाटोनिन भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन है जो कि पिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। सीरोटोनिन हो गया जो कि न्यूरो भी है और साथ साथ किस चीज़ का काम करता है, हार्मोन्स का काम भी करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है। अब हम चलेंगे जो है वो तीसरी कैटेगरी की तरफ, तीसरी कैटेगरी की तरफ चलेंगे। और वो कौन से हैं, वो हैं स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की जो तीसरी कैटेगरी है वो है स्टेरॉइड्स हार्मोन। तो दीज हार्मोन आर मैन्युफैक्चर बाय एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो है वो कैसे बनते हैं, तो ये होती है बेसिकली एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल की मॉडिफिकेशन से ये हार्मोन बनते हैं। अब अगर हम इनकी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, इसके अलावा जो है वो प्रोजेस्टेरॉन विच मेंटेन प्रेगनेंसी,
एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरल्स की अपटेक में सोडियम और क्लोरीन को इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा कोर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ये सब जो है वो किसके अंदर आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, ये अंडर द स्टेरॉइड हार्मोन ये। तो इट वाज ऑल अबाउट केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन की केमिकल नेचर के हवाले से हमने क्या बात की, हार्मोन की केमिकल नेचर के हवाले से जो हमने बात की, तो हमने कहा कि केमिकली हार्मोन जो है वो पेप्टाइड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, इसके अलावा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं, और ये स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। अब पेप्टाइड हार्मोन में हमने पढ़ा कि पेप्टाइड हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं, जो शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड की क्या होती है, शॉर्ट चेन होती है, फ्यू अमाइनो एसिड इसमें होंगे। और इसकी एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो कौन सा वाला हार्मोन आ जाता है, आपकी बुक में दिया हुआ है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और अगर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड हो, ऐसे मैनी अमाइनो एसिड, इससे अगर मिलकर बना हो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोटीन हार्मोन। और प्रोटीन हार्मोन की एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी हुई है, एक तो ग्रोथ हार्मोन दिया हुआ है इसकी एग्जाम्पल में, और दूसरा दिया हुआ है इंसुलिन। अब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जो है वो हार्मोन्स कौन से होते हैं, जो किससे ड्राइव होते हैं, बेसिकली किसकी मॉडिफिकेशन होते हैं, एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं, यानी एंजाइम मॉडिफाई कर देते हैं किसको, अमाइनो एसिड। अब इसके अंदर जो एक एग्जाम्पल में जो इसकी दी हुई है वो है बायोजेनिक अमाइन। और बायोजेनिक अमाइन का हमने पढ़ा कि बायोजेनिक अमाइन जो होते हैं, जो है पहले भी वाले चैप्टर में नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर भी बायोजेनिक अमाइंस को डिस्कस किया था। तो दे इंक्लूड हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला, यानी बायोजेनिक अमाइंस जो है इसमें कौन से वाले हार्मोन होते हैं, जो मेडुला एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं, थायराइड से भी सीक्रेट होते हैं, और ये पिनल ग्लैंड से भी सीक्रेट होते हैं। तो मतलब बायोजेनिक जो अमाइंस होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, और पिनल ग्लैंड से भी सीक्रेट होते हैं। दी सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, अक्सर जो एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं, वो ड्राइव फ्रॉम टायरोसिन। वो किस अमाइनो एसिड से बनते हैं, यानी कि जो एड्रिनल मेडुला से जो निकलते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं टायरोसिन से अमाइनो एसिड। और इसके अलावा जो, और उनको हम कहते क्या हैं, जो टायरोसिन से जो एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट हो रहे हैं, और जो टायरोसिन के बने हुए जो क्या कहते हैं बायोजेनिक अमाइंस हैं, उनको उनके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे के लिए हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कैटिकोल अमाइन। और कैटिकोल अमाइन में कौन कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं, एपिनेफ्रिन इसमें आ जाएगा, कैटिकोल अमाइंस में एक एपिनेफ्रिन आ जाएगा, और एक नोर एपिनेफ्रिन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरे भी कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि टायरोसिन से बनते हैं, वो क्या हो गया, वो थायराइड हार्मोन्स होते हैं। तो मतलब थायराइड हार्मोन भी किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, थायराइड हार्मोन भी कैटिकोलाइन कैटिकोलामाइंस में जो है वो क्या है, आ जाएंगे। इसके अलावा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो पिनल ग्लैंड से भी सीक्रेट होते हैं। तो जो पिनल ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं उसमें क्या है, उसमें आ जाएंगे मेलाटोनिन। और जो मेलाटोनिन होता है वो याद रखिएगा, वो टायरोसिन से ड्राइव नहीं है, वो जिस हार्मोन से ड्राइव है वो क्या है, वो है ट्रिप्टोफैन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दो अमाइनो एसिड के नाम बताएं जिनकी मॉडिफिकेशन से हार्मोन्स बनते हैं, दो अमाइनो एसिड के नाम बताएं जिनकी मॉडिफिकेशन से हार्मोन्स बनते हैं, तो उन दो हार्मोन के नाम आप बताओगे, दो दो एंजाइम। तो अगर दो अमाइनो एसिड के नाम पूछें जिनकी मॉडिफिकेशन से हार्मोन बनते हैं, तो उन अमाइनो एसिड में एक अमाइनो एसिड आप बताओगे टायरोसिन, और दूसरा अमाइनो एसिड आप बताओगे ट्रिप्टोफैन। और अगर आपसे पूछा जाए कि टायरोसिन से कौन कौन से अमाइनो हार्मोन्स बनते हैं, तो आप बताओगे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो टायरोसिन से बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ट्रिप्टोफैन से जो है वो कौन कौन से जो है वो हार्मोन्स बनते हैं, तो उसमें आप बताओगे मेलाटोनिन जो है वो किससे बनता है, वो
ट्रिप्टोफान से बनता है। स्टेरॉइड हार्मोन किसकी मॉडिफिकेशन है? ये पहले ही बात कर चुका हूँ कि स्टेरॉइड हार्मोन मॉडिफिकेशन है किसकी? कोलेस्ट्रॉल की। स्टेरॉइड हार्मोन किसकी मॉडिफिकेशन है? इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और इसको कोलेस्ट्रॉल में मॉडिफाई कौन कराता है? एंजाइम्स कराते हैं, तो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन हो गई। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सेक्स हार्मोन जो होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और जो है वो एस्ट्रोजन जो है वो किस में आ जाएगा? इसी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल जो कि सेक्स हार्मोन तो नहीं है, वो भी क्या आएंगे? इसी स्टेरॉइड हार्मोन की एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप करें। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें।